न्यूज नाइट के इस विशेष संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज है 1 फरवरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। और ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि विकास, अनुशासन और युवाकांक्षाओं का भी रोड मैप बताया जा रहा है। सरकार ने एक तरफ वित्तीय घाटे को काबू में रखने पर जोर दिया है, तो वहीं बुनियादी ढांचे की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज या रोजगार की बात करें तो इन्हें भी नई रफ्तार देने का ऐलान किया गया है। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे साथ हैं अजय मिश्रा। धन्यवाद ममता। और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है बजट की बड़ी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, संत रविदास जी का दर्शन विकसित भारत का आधार। संत रविदास जी के नाम पर ही हुआ आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत के सपने का आधार। कहा, रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार देश को मिलेगी नई ऊर्जा और गति। बजट को बताया गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को सशक्त करने वाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को बताया ग्रोथ की गति बनाए रखने का रास्ता। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मजबूत ईंट साबित होगा बजट 2026। सबका साथ, सबका विकास पर सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बजट में एआई और डिजिटल इंडिया पर फोकस। सेमीकंडक्टर के विकास के लिए ISM 2.0 का प्रस्ताव। 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की भी घोषणा। 1 करोड़ रोजगार का होगा सृजन। केंद्रीय मंत्रियों ने बजट को बताया विकसित भारत का रोड मैप। आम लोगों से लेकर उद्योग जगत ने भी किया स्वागत। कहा, बजट 2026 दिखाएगा विकसित भारत की राह। तो बजट पेश हो गया है और आकांक्षाओं, संभावनाओं और विकास को नई धार देने वाला बजट 2026 देखें तो कई मायनों में बहुत खास है। एक और इस बार बजट में टैक्स फ्रंट पर कोई नया बोझ टैक्स पेयर्स पर नहीं डाला गया है, तो वहीं मिडिल क्लास को जो राहत पहले दी गई थी पिछले बजट में वही जारी भी रखी गई है। आइए आपके सामने रखते हैं बजट की मेन हाइलाइट्स। माननीय अध्यक्ष जी। Sir, with your permission, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया साल 2026-27 का बजट। देश के विकास पर खर्च होंगे 53,47,315 करोड़ रुपए। बजट में वित्तीय अनुशासन पर दिखा जोर। सरकार ने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को किया हासिल। इस साल का वित्तीय घाटा GDP के 4.4% के स्तर पर रहा। अगले साल वित्तीय घाटा कम होकर 4.3% होने का अनुमान। बजट में एक बार फिर से बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी का ऐलान। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया ऐतिहासिक ऐलान। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 95,600 करोड़ रुपए का प्रावधान। मनरेगा योजना भी रहेगा जारी। 30,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बजट में 5.98 लाख करोड़ रुपए, रक्षा क्षेत्र के लिए 5.94, शिक्षा पर 1.39 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के खर्च का ऐलान। बजट में टैक्स नियमों के सरलीकरण पर रहा जोर। बजट 2026-27 में किसी भी नए टैक्स का कोई प्रस्ताव नहीं। पिछले साल बजट में घोषित नए इनकम टैक्स स्लैब को 1 अप्रैल से किया जाएगा लागू। 12 लाख रुपए तक नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। वित्त मंत्री ने पेश किया देश का पहला युवा शक्ति से प्रेरित बजट। कर्तव्य भवन में तैयार होने वाले पहले बजट में सरकार का संकल्प गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर रहेगा फोकस। बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित। बजट में आर्थिक विकास में तेजी, लोगों की आकांक्षाओं और क्षमताओं का निर्माण, सबका साथ और सबका विकास के अनुरूप सभी तक देश के संसाधनों और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर। रिफॉर्म एक्सप्रेस को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर दिखा जोर। मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक विकास, MSME पर जोर। बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर केंद्रित। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का चुनाव। बायो फार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक रेयर अर्थ कॉरिडोर, कैपिटल गुड्स के तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नया ऐलान,
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए। कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए दानाकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे का हुआ ऐलान। अगले 5 साल में बनाए जाएंगे 20 नए नेशनल वाटरवेज। वित्त मंत्री ने नए कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना का भी किया शुभारंभ। 2047 तक भारत की हिस्सेदारी होगी 2 गुनी। देश में चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड का किया ऐलान। छोटे उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए नए उपायों की हुई घोषणा। आसान शर्तों पर मिलेगा सस्ता कर। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को मिली मंजूरी। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी बनेंगे ग्रोथ कनेक्टर्स। सर्विस सेक्टर को विकास का इंजन बनाने के लिए हाई पावर कमेटी की घोषणा। विकसित भारत के लिए नए सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए बजट में दिखा फोकस। हेल्थ केयर इकोसिस्टम, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन पर रहा खासा जोर। किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की घोषणा। 1 करोड़ किसानों को फायदा देने वाली कोकोनट प्रमोशन स्कीम का ऐलान। भारत के काजू, कॉफी, सैंडलवुड, सूखे मेवे की खेतियों को मिलेगी वैश्विक पहचान। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर सुधारों की घोषणा। टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयकर में 5 साल की छूट। वित्त मंत्री ने टीसीएस और टीडीएस के नियमों को भी बनाया सरल। आईटी सेक्टर को देश का नया ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सेफ हार्बर रूल की सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए की गई। देश में डेटा सेंटर में निवेश करने वाले विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वायदा कारोबार में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि का किया ऐलान। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादनों का निर्यात संबंधन शुल्क मुक्त आयात की सीमा को 1% से बढ़ाकर 3% किया गया। सोलर ग्लास और लिथियम आयन सेल विनिर्माण पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी और केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना का ऐलान। और संसद के पटल पर रखे जाने वाले बजट में कई ऐतिहासिक बातें भी सामने आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद आज इतिहास रचा। लगातार 9वीं बार किसी भी सरकार की वो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी जिन्होंने लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश किया। और केंद्रीय बजट पेश करने के बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल लिए, सीधे तौर पर संवाददाताओं से बजट को लेकर के सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी साफ किया कि आपके घर लक्ष्मी जी कैसे पधारेंगी। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। युवा, बुजुर्ग, महिला और किसान, वित्त मंत्रालय ने बताया बजट वाला पूरा प्लान। संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्रालय ने बजट को लेकर पूरा लेखा जोखा रख दिया है। बजट के बाद वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह बजट कैसे न केवल आम आदमी को सुदृढ़ बनाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मजबूत ईंट साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स राहत और मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा जोर दिया गया है। We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए। We will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefits in the sense of ease of doing living, or for his business to prosper, or for farmers for greater productivity or better logistics, whatever. So technology for benefiting every common man, and above all, with all this, inclusive development. Sabka Saath, Sabka Vikas, and that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations. केंद्रीय बजट में प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया गया है, जिसे विकसित भारत के रोड मैप के तौर पर देखा जा रहा है। High speed rail corridors, 7 of them announced, the destinations are clear. So those are for making sure that the infrastructure and the capital expenditure are getting tied up and the country benefits from the
ripple effects that these can bring in. कुल मिलाकर केंद्रीय बजट विकास, निवेश और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम है। आज की जरूरतों के साथ साथ कल के सपनों को भी मजबूती देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बजट को लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि बजट 2026 कैसे विकसित भारत की जरूरतों को पूरा करने वाला और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये बजट रिफॉर्म को बढ़ावा दे रहा है। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देता है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी मजबूती देता दिख रहा है। ये बजट जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंफ्रा को बढ़ावा देने के साथ ही बजट में युवा शक्ति को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़े जाने और उन्हें सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे युवा शक्ति का बजट करार दिया। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लगातार बजट के तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारे खास न्यूज नाइट। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो। नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या कुछ फोकस रहा है इस बजट का। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी नई रफ्तार देने वाला रहा। वित्त मंत्री ने कनेक्टिविटी से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। छोटे शहरों में आधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर बजट में खासा बल दिखाई दिया। मोदी सरकार का बजट बुनियादी ढांचा निर्माण को अभूतपूर्व रफ्तार देने वाला है। बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवसंरचना विकास पर फोकस का ऐलान किया गया। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. बजट में शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। इसके लिए ऐसे छोटे शहरों और टेम्पल टाउन पर काम करने का ऐलान किया गया जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। इसके लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा निर्माण की भी घोषणा की। To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. अवसंरचना विकास और निर्माण जोखिमों को लेकर निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए बजट में ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि का ऐलान किया गया। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणा शामिल रही। Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness
and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अंतिम छोर और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए समुद्री विमान VGF योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र को कैसे बूस्ट देता नजर आ रहा है ये बजट। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा चल। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। और ब्रेक के बाद आइए नजर डालते हैं कि बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार के अवसर पैदा करने के मकसद से पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट में घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16% योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। सरकार काजू और कोको कार्यक्रम के जरिए उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और 2030 तक उन्हें विश्व स्तरीय प्रीमियम ब्रांड में बदलने की भी योजना बना रही है। बजट में दिव्यांगजन और युवाओं के रोजगार के लिए भी कई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 2026-27 का बजट पेश करने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने शुरू में ही सरकार के उद्देश्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बजट लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देने वाला है।
उन्होंने कहा कि देश समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि का खाका खींचा है। इसके लिए सरकार ने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू और उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की। India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुभाषीय एआई टूल भारत विस्तार का प्रस्ताव किया। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा। सरकार ने प्रत्येक दिव्यांग समूह के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के जरिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने की घोषणा की। दिव्यांग सहारा योजना, timely access to high quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान न होने की स्थिति में सरकार ने निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. ऑरेंज अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। उन्होंने मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने बजट को सभी वर्ग के लिए विकास वाला समावेशी बजट बताया है जो विकसित भारत की राह आसान करता है। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आज मिली हमें बजट के मोर्चे पर। केंद्रीय बजट 2026 की हर तरफ चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्रियों ने बजट की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्राविजन किया गया है।
मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। पिछले बार कुल 1,28,650 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन की गई थी पिछले बजट में। इस बार इसको बढ़ा के 1,39,289 करोड़ 1,39,289 करोड़ की वित्तीय प्रबंधन किया गया है। आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है। इसमें हर सेक्टर के बहुत बड़े नए रिफॉर्म्स लिए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर हो, चाहे ऑरेंज इकोनॉमी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, हर सेक्टर के लिए कई तरह के नए रिफॉर्म्स इस बजट में आज घोषणा की गई है। आने वाले समय में और भी कई नए रिफॉर्म्स आएंगे। इस बजट में हर सेक्टर्स के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं जो विकसित भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। Huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India. जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। बहुत बड़ा क्रांतिकारक बजट है, देश को सुंदर बनाने वाला है, देश के हर वर्ग की तरफ ध्यान दे दिया है और व्यापारी है, उद्योगपति है, आम आदमी है, जो मजदूर है, ऐसे अनेक लोगों की तरफ ध्यान दिया है। दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक स्कीमें आरम्भ की गई है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस किया गया है। समाज के हर वर्ग को लेके चलने की जो मनसा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है, वो मनसा हम सबको दिख रही है कि आज के इस बजट से समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, नारी हो, मध्यम वर्ग हो, सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में आकार दिया है। भाजपा सांसदों ने आम बजट को प्रोग्रेसिव बजट बताते हुए कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार और एनडीए नेताओं ने इसे विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेगा हाई पावर पैनल और वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिव होंगे हमारे साथ, जिनके साथ करेंगे बजट के अलग अलग प्रावधानों पर चर्चा। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज।
मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। हर सुबह एक नई शुरुआत, दिन रात बढ़ते भारत की बात, देश दुनिया की खबरें जो है आपके लिए जरूरी, भरोसेमंद मॉर्निंग अपडेट और ताजा अंदाज। डीडी न्यूज का ब्रेकफास्ट शो देखिए नया सवेरा हर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपकी कार
पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2026 और इस वक्त वित्त मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हमारे दूरदर्शन समाचार के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मेरे राइट में शुरुआत करते हैं वी अनंत नागेश्वरन जी, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वित्त मंत्रालय में। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। उनके बगल में एम नागराजू जी, जो कि वित्तीय सेवाओं के सचिव हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है वित्तीय सेक्टर को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे इमीडिएट लेफ्ट में श्री अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, देश के राजस्व सचिव। पैसा कहाँ से आता है उसकी जिम्मेदारी श्री अरविंद जी की है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स को लेकर के जो बड़े प्रावधान किए गए हैं उसके पीछे रैशनल क्या है। बजट की पूरी टीम को लीड करने वाली मैडम इस वक्त अनुराधा ठाकुर जी हैं, जो कि आर्थिक मामलों की सचिव हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। वी वोल्लम साहब, जो कि एक्सपेंडिचर सचिव हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी देश के। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ रुख करें अपने सवालों के साथ, सर आप ही से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा कि बहुत बड़ा विजन हमें दिखाई दिया, और आपने बताया कि हम 7+ ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हैं। बजट, विकसित भारत और आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो भी प्रेस्क्रिप्शंस हैं उसके आधार पर एज एन इकोनॉमिस्ट आप किस तरह से देखते हैं? So, thank you. I think the budget actually has taken a lot of cues or leads from the economic survey, starting with the assumption on the nominal GDP growth, which is 10%, which is consistent with the real GDP growth of 7%, and then the emphasis on manufacturing, emphasis on critical areas where we have to indigenize first as well, whether it is in construction infra equipment, whether it is in rare earth corridor, or chemicals or biopharma. These are all critical. They may not be high tech or low tech, but they are important. They need to be manufactured first in the country, etc. And then second element of the budget is reducing input cost, which is what comes through in the customs duty reduction on key materials, components, aircraft parts, electronic components, etc. So in many ways, and then more importantly, I would say, if you look at the focus in the budget on skill development in key areas, allied health professionals, care economy, and tourist guides, and then lastly, I'm losing one more area where you train all these allied health professionals, tourist sector, care economy, and I saw one more area where I think this training, orange economy. If you look at all these 4 areas, human element is very important in this. So that whatever happens to AI diffusion in the country, then these sectors will thrive. So AI resistant or AI immune training or skilling is given emphasis in the budget. I can go on, but these are the 3 important areas I would point as where there is a very good alignment between the budget and the economic survey vision. आपने ह्यूमन एलिमेंट की बात की है, और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे बजट में मेरे को लगता है हर सचिव के पास हम जाएंगे तो ये एक एस्पेक्ट हम हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब आपके पास इस एस्पेक्ट को लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर जो भी बातें कही गई हैं उसमें एक बड़ा संकेत जो निकल कर आता है कि भाई अब दंड नहीं होगा। आप जो हम डिक्रिमिनलाइज करने की बात करते हैं टैक्स सिस्टम को, वो एक बड़ा मैसेज था जो सामने आया। किस तरह से हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ये हम सोच के चल रहे हैं कि इससे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको फायदा होगा, चाहे भारतीयों की बात करें या फिर जो अघोषित संपत्ति की बात की गई है उसकी बात करें? तो इसको अगर आप देखें तो डीक्रिमिनलाइजेशन के प्रोविजंस के काफ़ी पहले से अगर हम शुरुआत करें तो डिफरेंट स्टेजेस टैक्स, जो एक टैक्स पेमेंट के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर एक इस तरह की विंडोज़ क्रिएट की गई हैं कि अगर एक टैक्स पेयर ईमानदारी से अपना टैक्स भरने के लिए तैयार है तो उसके ऊपर पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, डिपार्टमेंट के साथ प्रोसीजर्स में जूझना, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद वो काम कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था स्टार्टिंग से ही बनाई गई। तो एक व्यवस्था है जिसको हम अपडेटेड रिटर्न्स कहते हैं। पहले तो आपका अगर मान लीजिए आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो रिवाइज रिटर्न जिसको हम कहते हैं उसके लिए 3 महीने का विंडो बढ़ाया गया है।
तो अपने ही रिटर्न को आप बदल सकते हैं, ताकि आगे के दिनों में कोई अगर गलती हो गई है वो आपको किसी प्रोसीजरल या किसी और इशू के ऊपर ना अटकाए। उसके बाद सिस्टम आता है अपडेटेड रिटर्न्स का, जो 4 सालों तक आप अपने आप कर सकते हैं। एडिशनल टैक्स पे करना होगा, लेकिन उसमें आपको किसी डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स में नहीं उलझना है। अगर आपको लगता है कि किसी 1 साल के टैक्स को मुझे सुधारना है, तो 4 साल तक की वो विंडो क्रिएट की हुई है। इन सब के बावजूद मान लीजिए आपके कोई ऐसा कुछ इशू आता है और टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको ये पेमेंट करना है, तब भी ये विंडो दी है कि आप उसको अपडेटेड रिटर्न के थ्रू सॉर्ट आउट करके टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, ताकि आपका वो असेसमेंट का प्रोसीजर भी आगे ना बढ़े। इस असेसमेंट के प्रोसीजर को मान लीजिए किसी भी हालत में आगे किसी कारणों से बढ़ता है और फाइनली असेसमेंट का एक ऑर्डर आता है, तो उस स्टेज पे भी ये एक हम लोगों ने विंडो दी है कि एक व्यक्ति को आज के दिन पेनल्टी देनी पड़ती थी, तो वो पेनल्टी उसकी, इसको हम कहते थे मिस रिपोर्टिंग, जिसमें वो 200% पेनल्टी बढ़ता। अब ये विंडो दी है कि आप टैक्स दीजिए, 100% एडिशनल टैक्स दीजिए खुद, और उस पूरे प्रोसीजर से आप मुक्ति पा लीजिए। इन सारी प्रक्रियाओं को छोड़ने के बाद अगर कोई फिर डीक्रिमिनलाइज वाले इशू पे आता है, तो वहाँ पे भी एक कंपाउंडिंग का सिस्टम बनाया है, जो डिपार्टमेंट ने काफ़ी सरल कर दिया है। तो आपको उस स्टेज पे भी प्रोसिक्यूशन वाले स्टेप पे आगे नहीं जाना है, और आपको उसके पहले ही कंपाउंडिंग कराने का एक विंडो है। और इन सब प्रक्रियाओं के बाद फाइनली जो क्रिमिनलाइजेशन वाले विंडोज़ हैं, क्योंकि टैक्स के कुछ सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें थोड़ा डिटरेंस की ज़रूरत है, तो उनको रखा गया है, लेकिन उनको भी काफ़ी हम लोगों ने समझदारी से रैशनलाइज कर दिया है, और उसमें एक ग्रेडेड अप्रोच फॉलो करी है। कुछ छोटे अपराधों को सिर्फ फाइन में बदल किया है। तो ये एक ओवरऑल, जिसे हम कहेंगे पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन और डिस्प्यूट की व्यवस्था में पूरे की पूरा इशू यहीं आता है कि एक टैक्स पेयर को पूरी खुली छूट है कि वो किसी प्रक्रिया में ना फंसे। अगर वो चाहे तो टैक्स देकर अलग निकल सकता है। कि इससे वो जो विश्वसनीयता है वो भी बढ़ सकती है। इसमें मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैडम आपसे जरूर सवाल लूंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि केंद्र सरकार का बड़ा फोकस रहा है महिलाओं पर। महिलाओं से मैं आपसे इसलिए पहले सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि इस बार बजट में भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, चाहे हम सेफ्टी की बात करें, महिलाओं की मोबिलिटी की बात करें, या फिर हम इंडिपेंडेंट होने की बात करें, इस बार महिलाओं को हम एक खर्च वाली इकाई नहीं मान के चल रहे। इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे इंजन का ग्रोथ ड्राइवर है ये महिलाएं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा और बिल्कुल सही कहा। इस बजट की मैं सोचूंगी एक मुख्य थीम जो है कि किसी को भी इस तरह से नहीं, किसी भी वर्ग को इस तरह से नहीं ट्रीट किया गया है कि उसको केवल असिस्टेंस की ज़रूरत है। ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर, चाहे वो महिला हो, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे युवा हो, चाहे फिशरमैन हो, चाहे कोई भी और वर्ग हो, सबको इस तरह से ट्रीट किया गया है कि वो इकोनॉमी में अपनी भागीदारी दे सकते हैं और जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं उसको पा सकते हैं उतने ही सक्षमता से जैसे कि कोई और। तो उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और जिस तरीके से शी मार्ट की बात हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हॉस्टल्स बनाने की हम बात कर रहे हैं, क्या हम ये मानकर चलें कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उस परिकल्पना में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, इसी पर फोकस्ड है सरकार? क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि चाहे उनकी दर बढ़ रही है कामकाजी महिलाओं की, लेकिन फिर भी पुश की जरूरत तो है। पुश की ज़रूरत ज़रूर है, और ये सिर्फ केवल भारत की बात नहीं है, ये विश्व भर की बात है। इसीलिए इस सरकार का ये दायित्व रहा है और सरकार ने ये फोकस किया है हमेशा। इस बजट में भी जैसे आपने मेंशन किया, शी मार्ट्स की जहाँ तक बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं या लखपति दीदी की जो अप्रतिम सफलता रही है कि जैसे मैडम की स्पीच में था कि हम बदलना चाहते हैं कि अभी तक वो क्रेडिट लिंक्ड लाइवलीहुड तक सीमित थी, अब हम उनको एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर के रूप में शी मार्ट के ज़रिए से, जहाँ पे वो खुद भी चला सकती हैं कम्युनिटी में छोटे छोटे दुकान और उसका फ़ायदा भी ले सकती हैं। उसी तरह से बच्चों जो बच्चियां हैं जो स्टेम्स, जो मैथ साइंस वगैरह पढ़ना चाहती हैं, जिसमें लेबॉरेटरी में कई घंटों तक, रात तक भी पढ़ सकता है, उसमें एनरोलमेंट दर बहुत बढ़ी है, पर उसको और पुश करने के लिए हॉस्टल्स की बात की गई है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दो तो स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स, फॉर विमेन है। जो और भी जितने भी इंटरवेंशंस हैं, चाहे जो युवाओं के लिए हैं या फिर जैसे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात जो सीए साहब ने कही, या ऑरेंज इकोनॉमी में ट्रेनिंग और स्किलिंग की बात है, सब में कंधे से कंधा मिला करके हमारी बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं।
तो सब कुछ बच्चियों के लिए ओपन है, सभी युवतियों के लिए ओपन है, सभी महिलाओं के लिए ओपन है, मैं ये कहना चाहूँगी। जी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वित्तीय सेवाओं के सचिव एम नागराजू जी को शामिल करते हैं। सर, 2047 तक ये कहा गया है कि वित्तीय सेवाओं में हम एक बड़े रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। उन रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? हाई पावर्ड कमेटी की आपने बजट में बात की है, क्या कुछ मैंडेट होगा उसका? और अगर फाइनेंशियल सेक्टर को हम देखें तो हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा समझना चाहें आपसे, आपके जरिए। In 2047, when the country becomes a developed country, Viksit Bharat, we are expecting GDP about 30 trillion, and credit, bank credit should be about 36 to 37 trillion required. Now, and the country also has to grow, I think, little more than 10%. During this period of time, what we require huge capital to the banks to finance, to provide this credit to the both business houses and individuals. And entire capital may not be possible to be provided by the government. We require a roadmap. How do we attract the capital? There are several ways of attracting capital. Of course, you start new banks, you amalgamate banks, and you divest banks, and also attract capital from the foreign markets. Now, and also how much capital has to be kept under CRI, under the regulatory environment, certain capital has to be kept. Now, how much that is need to be kept? These are all issues connected with the banking sector to finance, to prepare the Viksit Bharat goals 2047. For this, we wanted to have a high-level committee, expert committee, who will go into these issues and consider and discuss with the relevant stakeholders and come up with recommendations to the government so the government can take a considered view on those things. और अनुज चावला जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। सेक्रेटरी डीपीएम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, एक सवाल लेना चाहता हूँ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सर आपसे। शायद आपकी दुविधा सबसे ज़्यादा होती होगी जब बहुत सारे डिमांड आपके पास आते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ पर खर्च हो, अपने अपने मद में खर्च। जब आप बजट बना रहे थे सर, तो एक्सपेंडिचर को लेकर के आपका फोकस कैसा रहा, प्रायोरिटीज़ क्या रहीं, अगर थोड़ा सा हमें समझा पाएँ, और इस बजट में एक्सपेंडिचर को लेकर के आपका जो कोर थीम रहा है वो क्या है? First of all, our budget making exercise involves very detailed discussion with all the departments and ministries. We look at their schemes, their programs, their pace of expenditure, and the activities that they're proposing to do. So now, when we see the budget number, the expenditure budget number and all, it's from the detail it comes up, and the summary comes where 53 lakh crore, right, whatever amount that we get. So it's a very detailed exercise, and capital expenditure or capex is really one of the top priorities of this government. The multiplier effect that capital expenditure can have on economy is a well established fact. So for this government it's a top priority, and you would have seen that the budget provision has risen to a all-time high of 12.2 lakh crore, and we were very happy to provide that because we found that the various infrastructure ministries that we have, the infrastructure sectors, whether it is national highway, the railways, the metro, the various infrastructure sectors were gearing up to build up the infrastructure, utilize the resources. So if you look at the records, you will find that around 10,000 kilometers of national highway we are building up every year. Even the railway is about 3,000 kilometers. In this budget, therefore, the dedicated freight corridor, the high-speed train corridors, have all come up. So infrastructure or capex is one of the top priorities. But if you look at the budget, you know, one very interesting item is the Bharat Vistar, that is on agriculture, to help the farmer, you know. So while talking of capex, talking of AI and other things, the fact that agriculture still employs 45% of our population is very clear in the mind of government. So this time the Bharat Vistar has come up, and the idea is to use technology and our knowledge. So the agri stack, which has been under development for some time, where the farmer's identity in an IT portal, in an agri stack, has been built up, and lots of progress has been done by Ministry of Agriculture. About 8 crore farmers' ID are now registered.
In parallel, the soil health card is also happening. And now with this Bharat Vistar, the ICAR, that is the Indian Council of Agricultural Research, their knowledge, their agricultural information, the idea is to link this into an IT portal so that farmer in any location, any corner of our country is able to access it, adopt the best agricultural practice, the optimal fertilizer mix. For instance, today one of our issues is that fertilizer is over-utilized. We are in fact spoiling our soils. So something very promising, Bharat Vistar, is also part of our budget इनिशिएटिव्स। जी बिल्कुल, हम ये देख ही रहे हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन भी हमको नजर आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दीपम सचिव साहब के पास आना चाहूंगी। और नीचे हम ये भी देख रहे हैं कि जब हम इस तरीके का एक सिनेरियो अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर बजट में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो कहां तक हम एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को मार्केट कंडीशंस के आधार पर एक संतुलन भी स्थापित कर पा रहे हैं। आपने आज एक आंसर भी दिया था कि 50 के लगभग डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, जिनमें से आधों पर काम हो गया है। जी ये काम बहुत दृढ़ता से किया जा रहा है और जितना काम पिछले 10-12 वर्षों में हुआ है, इस क्षेत्र में इतना काम कभी नहीं हुआ था और ये काम मुश्किल है और ये बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है। हम एक कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी के तहत कार्य करते हैं और इसीलिए विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट से दीपम किया गया, ताकि हम हर छोटे निवेशक की ज़िंदगी में दीप जला सकें। और हमारे इस स्ट्रैटेजी का 4 मुख्य अंश हैं, जिसमें कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, ताकि CPSEs अपनी परफॉर्मेंस सुधारें, मार्केट में कम्पीट करें। मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप जानकर आपके दर्शकों को खुशी होगी कि पिछले 5 वर्षों में हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 गुना बढ़ा है। इतनी इस हद तक उन्होंने वैल्यू क्रिएशन की है। फेयर डिविडेंड्स, मतलब हम एक कंसिस्टेंट फेयर डिविडेंड्स अपने निवेशकों को दें, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दें और मार्केट में एक रोल मॉडल बने। अब तो म्यूचुअल फंड्स में पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए डेडिकेटेड पोर्टफोलियो बन गए हैं, उनके लिए डेडिकेटेड इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज में NSE BSE में बन गए हैं और हम दृढ़ता से 30% पैट और 4% नेटवर्थ, विच एवर इज़ हायर, हम डिविडेंड्स उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ साथ हम कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट में हम हर माध्यम को यूज़ करते हैं, जहाँ पे मार्केट सेल्स की जा सकती हैं विभिन्न माध्यम से, हम उनका प्रयोग करते हैं और जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है वहाँ करते हैं। और आत्मनिर्भर PSE पॉलिसी के तहत जो 21-22 में घोषित की गई थी, जहाँ पर ये दोनों संभव नहीं है वहाँ पर क्लोजर भी करते हैं। तो हमें डिसइन्वेस्टमेंट और क्लोजर दोनों को एक ही समावेश से देखना होगा, क्योंकि दोनों से प्राइवेट सेक्टर के लिए अधिक स्पेस, अधिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और दोनों से अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुराधा मैम, अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए आपने मैन्युफैक्चरिंग पे बड़ा फोकस दिखाया है, जिसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात कही गई, बायोफार्मा शक्ति की बात कही गई है, जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है, रेयर अर्थ, ये जो नए उभरती टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर जो ये फोकस करता है, जो 3 स्तंभों में से भी एक है, ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हम नए निवेश को आकर्षित कर पाएंगे इन इमर्जिंग सेक्टर्स में, अगर समझा चाहें। तो अब देखेंगे कि जो सेक्टर्स चुने गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग वाले स्तंभ के अधीन, उसमें बड़े सिलेक्टेड स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स हैं। उसमें जैसे बायोफार्मा की आपने बात की, केमिकल बेस्ड API जो फार्मा सेक्टर है, उसमें हमने अपनी जगह बनाई है। हमारे यहाँ एक तरह से इकोसिस्टम बन गया है फार्मा का। पर आगे आने वाले दिनों में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, जिसको कहते हैं, जिससे मेडिसिन तैयार होती हैं, वो मेडिसिन ज़्यादा काम आएंगी विश्व भर में, बिकॉज लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ आर इंक्रीजिंग, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ आर इंक्रीजिंग, और उनके लिए यही मेडिसिन चाहिए जिनको बनाने में बहुत समय और बहुत खर्च लगता है और इसीलिए ये बहुत खर्चीली भी होती हैं, महंगी होती हैं। तो ये बड़ा टाइमली है। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि 2030 और 32 के आसपास करीब 55 बायोलॉजिक मेडिसिन्स हैं जो कि ऑफ पेटेंट होने वाली हैं। तो उसका ये मतलब है कि वो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए 5 साल के बाद आएगा, जिसके बाद हम
केमिकल ड्रग्स के जैसे हम बायोसिमिलर उसको कहते हैं, बना सकते हैं। तो यदि हम आज काम ना शुरू करें तो एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी हमारे लिए, हमारे पूरे जनता के लिए। एक कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ ड्रग्स यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करें अपने लिए भी और विश्व के लिए भी एक बायोफार्मा हब बन सके। सो इस तरह एक एक सेक्टर चुना गया है। इनफैक्ट इवन केमिकल पार्क्स, केमिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी है और हर चीज़ में, इस रूम में जितने चीज़ों में जो चारों बगल हैं सब में कोई ना कोई केमिकल है। तो जो सीए साहब ने कहा इनपुट कॉस्ट, अगर हम एक खास करके एक लिमिटेड एरिया में एक प्लग एंड प्ले मॉडल क्रिएट करें जहाँ पे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंक्लूडिंग केमिकल पार्क्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पोल्यूशन कंट्रोल। अगर वो इकट्ठे सब बनाएं और एक केमिकल इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री का फीड स्टॉक होता है। सो टेकिंग ऑल दिस इनटू अकाउंट वेरी केयरफुली द सेक्टर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ऑन ऑल दीज काउंट्स। दे आर स्ट्रेटेजिक, दे रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, they also reduce critical import dependence and in the current time they improve our strategic resilience। तो इसीलिए इनको चुना गया है और ये हमारी ग्रोथ के लिए इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे हाई जो हमारी आकांक्षा है उसको मेंटेन करते हुए इसमें हमारी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी बढ़ेगा और क्योंकि विदेशी और देश के दोनों के जो निवेशक हैं they are waiting for opportunities in dedicated sector according to the specializations, according to the interest to invest. We have opened up these sectors now and we would expect good amount of investment also to come in. बिल्कुल, और बायोफार्मा को तो एक क्रांतिकारी पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है और मेरे को लगता है नागेश्वरन जी, ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूँगी क्योंकि अलग अलग पहलुओं को, बिंदुओं को अलग अलग तरीके से देखना सही नहीं होगा। बजट के लिए एक समावेशी नज़रिया लेकर देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो हेल्थ के लेकर करें या फिर हम शिक्षा के लिए हम एकेडमिक जोन्स की बात करें या फिर CER सिटीज़ को लेकर बात करें, तमाम जो पहल की बात की गई है, क्या बड़ा संदेश भारत भी विश्व को देना चाहता है? क्योंकि हम ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं और जो विश्व को चाहिए आज की दिशा में, उसमें हम भारत की तरफ मुड़कर देखें। भारत अपने आप को उस तरह प्रोजेक्ट करना चाहता है। So what is the big message that India wants to give to the world? Yeah, so obviously India is ready for attracting manufacturing investments. India is putting itself in the front when it comes to businesses looking to diversify their sources of production, and we are showing that through multiple ways, continuing to improve our infrastructure with the 12.2 lakh crore rupees of commitment. With reducing our cost of manufacturing through input cost reductions, which is happening through the customs duty reductions, and also creating domestic capacity which provides the capital equipment and intermediate goods for them to come and produce here. You take the electronic component manufacturing for example. So there is a scheme in part A of the budget on electronic components manufacturing, and then you go to part B, you are looking at reduction in customs duty for electronic components, and so there is both of them talk to each other in terms of how we are positioning ourselves as an attractive manufacturing location for global value chains looking to diversify their sources of production. और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम टैक्स की बात करें सर, तो अगर जो टैक्स ब्रेक्स हैं उसको किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे, खास तौर पर कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए। और हमने टैक्स हॉलीडेज़ की भी इसमें चर्चा सुनी बजट में, जब ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यहाँ पे लंबी अवधि के लिए आपने टैक्स हॉलीडे दिया है। न्यूक्लियर पावर को आपने शायद 35 तक शायद टैक्स कंसेशंस की घोषणा की है। जी सर। करेक्ट, तो ये दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और सर्विस सेक्टर के लिए भी, टैक्स की व्यवस्था में भी यही थॉट प्रोसेस रहा है कि इंडिया में उन बिजनेस एक्टिविटीज़ को, इन्वेस्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, कैसे बढ़ावा मिले। दो उसमें तरीके अपनाए गए हैं। एक ये कि टैक्स के बारे में उनको सर्टेनिटी मिले। तो जैसे IT सेक्टर के लिए पूरा का पूरा सेफ हार्बर रेजीम को पूरा बदलाया गया है, जो उनको एक सर्टेनिटी देगा और डिपार्टमेंट में असेसमेंट और उस प्रोसीजर्स में या उस तरह की टैक्स अनसर्टेनिटी से उनको राहत मिलेगी। उसी तरह से हम लोगों ने, जैसे आपके फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स या बिज़नेस आने के दृष्टिकोण से जो ग्लोबल क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको जो टैक्स में मोहलत दी है वो इसलिए दी है क्योंकि वो अपने डेटा सर्विस सेंटर्स इंडिया में एस्टेब्लिश कर सकें। वो डेटा सर्विस सेंटर्स जो होंगे
वो तो यहीं पे बिजनेस करेंगे और वो टैक्स के भी पार्ट बनेंगे। लेकिन जो ग्लोबल आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ये भय था कि अगर मैं इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स लगाता हूँ तो कल को मेरी ग्लोबल इनकम आप यहाँ पे टैक्स करें। तो वो बिजनेस को यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए ये उसको छूट दी गई है ताकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में बढ़े। इसी हिसाब से कस्टम्स के ज़्यादातर जितने भी हमारे एग्जम्पशंस हैं जो सीए ने भी कहे, वो ज़्यादातर का इनपुट के साइड से नाता है और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया में या तो वैल्यू चेन इम्प्रूव हो, मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो, या इंडिया के एक्सपोर्टर्स को जो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत होती है उसके लिए उनको थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन आपने देखा जाए तो सबको कुछ ना कुछ देने का प्रयास ज़रूर किया है, चाहे हम बायबैक की बात करें जो कैपिटल गेन के तौर पे लिया जाएगा, या फिर हम टैक्स इंसेंटिव्स की बात करें जिसमें मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भी आता है, तो सबको थोड़ा थोड़ा देकर आपने खुश किया है। खुश से ज़्यादा ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको हम एक जिसे कहेंगे टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और सर्टन बनाना, क्योंकि नए और पुराने टैक्स सिस्टम के बीच में ये मैट का एक इशू था कि मैट में लोग पुराने टैक्स सिस्टम में ही रह रहे थे। तो मैट क्रेडिट को नए टैक्स सिस्टम में भी यूज़ करने के लिए ये सारी कंपनीज जो पुराने टैक्स रजीम में सिर्फ उस कारण से थी, अब वो नए टैक्स रजीम की तरफ आएंगी। तो गवर्नमेंट के जो विजन है टैक्स डिपार्टमेंट के रिफॉर्म के लिए, उसको मध्य ध्यान में रखते हुए ये सारे रिफॉर्म्स किए गए। यहाँ पर वलनम साहब आपसे ये सवाल ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया गया है। आज बजट में बोला गया है 1,14,000 करोड़ ग्रांट स्वीकृति राज्यों को दी जाएगी, लेकिन इसमें फिर जब हम राज्यों की टैक्स डिवोल्यूशन के साथ फिर कुल ट्रांसफर कितना बढ़ेगा इससे? So the central government has accepted the recommendations of the 16th Finance Commission, and one of the first points which come up is the percentage of devolution of taxes will be done to the states, and the 16th Finance Commission recommended 41%, which was the same as in the previous Finance Commission. But if you go back 10 years, it's a jump from 32%, which was there earlier. Since then, the central government has been supportive of the state finances, looking at the cooperative federalism, and this time 41% was recommended, and the state and the central government has accepted it. Now, with that, that is the vertical devolution. Then there happens the horizontal devolution, that is the distribution among the states. So there also the Finance Commission has very carefully worked on the principles of equity among the states and also efficiency among the states. States have to be encouraged to become more efficient. So looking at all that, they have created a formula, and what we see is that whatever be the formula which has come out, the divisible pool of taxes is going to grow tremendously in this next 5 years. Okay. During the period of the 15th Finance Commission, what was divisible was about 55 lakh crores, and our estimate is that it will almost double in this next 5 years. Our country is growing, revenues are growing, GDP is growing. So whatever be the percentage, whatever be the formula for intra-state distribution, interstate distribution, but the pool is going, the pie is going to become much bigger. So that is there. And on top of that, the 16th Finance Commission also has given a very big priority to the local bodies, the 73rd Amendment and the 74th Amendment local bodies. And the grant which they have announced is rupees 7.9 lakh crore, which is almost double of what was recommended by the 15th Finance Commission. So it's a very big jump, and central government believes that it's a sort of whole of government, whole of country kind of development. All the tiers of government has to be developed, and that also has been accepted. So why I'm mentioning that at this point is, while we support that, it also means that it's not that central government has been left with any, in fact we are almost having to transfer more than in the past, but central government has approved. And over and above that, I'd also like to, through your channel, inform the viewers that the centrally sponsored schemes, which is every year about rupees 5 lakh crore, also goes to the states. Then there are various other grants which go to the states. In fact, some portion of the so-called central sector schemes also go to the state. So altogether about 25 lakh crore resources go from
central government to the state governments, and we believe that it will be a big boost to the state governments in the coming 5 years for their various development initiatives. और सर इसी में अगर हम समझ पाए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आपने ग्रांट्स इन एड स्टेट्स को दिया है शायद 5 लाख करोड़ रुपए का, तो अलॉन्ग विद 12 वो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 17 हो जाता है? Yes. That is the the 12.2 is one capex. Then there are grants in aid for capital expenditure. So about 4.55. So about 17 is our effective capex. And within that, since you asked, let me also little bit highlight the SASCI scheme that we have, SASCI, which is a specific assistance we give to states for capital investment. And this year the budget has raised it from 1.5 lakh crore current year to 2 lakh crore, and this goes to the state where the state has the full flexibility to select the type of projects that they want to take up. It is not prescribed from Government of India. Only thing what we do is that for them to receive, there are some reform measures we prescribe. So there are some urban land reforms we prescribe, rural land reforms, or latest we have introduced mining reforms. Some states are having mines but they are not making use of the mines. The policy is not there, or the activation of the mine is not happening. So we have put triggers. If you have a policy, you get so much of incentive money. If you activate your mine, you get so much of money. Right. Or road safety. What we see now in Delhi, the electronic enforcement of road safety, the speed camera and all that, we are now incentivizing the states. Please set up in your state also, you will get incentive money. So within that capex, this SASCI, special assistance to states for capital investment, is also again a very effective component which has come up. जी, और राज्यों का विकास होगा तो देश विकास करेगा, और इसीलिए सरकार की एक दूरदर्शी सोच है कि विभिन्न तरीके से राज्यों के विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन एम नागराजू जी, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करते हैं तो इसके लिए जाहिर है कि केंद्र की ओर से बहुत कदम उठाए गए हैं। राज्यों के साथ कैसे हम डीरेगुलेशन या स्मार्ट रेगुलेशन के ऊपर काम कर पाते हैं कि हम इसको संभव कर पाएं और बेहतर करें? The Government of India has actually formed committees of secretaries to visit, to first identify the measures required to promote ease of doing business in states. And this committee of secretaries keep visiting in the last 1 year. Each state understand the procedures being followed in those states. And then they are making recommendations to the states to make it much more easier for both businesses and citizens for doing business. And because of this, large number of reforms have been taken up in many of the states. And in this budget also, last budget also, there we have actually reforms are there on the doing business, and this budget also there are so many measures. And this is a continuous process. As and when citizens or business firms informs with the government about the impediments or constraints or which are processes which are impeding, government always actually proactively tries to address them. अनुराधा मैम, यहाँ पर एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि हम कार्बन कैप्चर की बात भी कर रहे हैं इस बार, कार्बन कैप्चर स्टोरेज यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के तहत। इस बार के बजट में, ये पहले भी महसूस किया जाता रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सरकार आगे बढ़ाती रही है। इस बार के बजट में कहाँ तक हम इसको ग्राउंड लेवल तक भी पुश दे पाए हैं? मतलब हम माइक्रो एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, लेकिन कहाँ तक हम पर्यावरण के अनुकूल विकास को इस तरीके की पहल के माध्यम से इस बजट में और जगह दे पाए हैं? तो जैसे आपने CCUS की बात की, तो मेरे ख्याल से कुछ बजट पहले मैम ने अनाउंस किया था कि CCUS का एक रोड मैप बनेगा, तो CCUS का एक रोड मैप बना। इस बार हम उसको एग्जैक्टली वो सूक्ष्म रूप तक एक्चुअल एप्लीकेशन उसका क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा सकती है, किन सेक्टर्स में यूज़ की जा सकती है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। फ्रॉम द रोड मैप वी आर टेकिंग इट नाउ टू इम्प्लीमेंटेशन लेवल इन 5 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स जो आप बता रही हैं। उसी तरह से जैसे मैंने केमिकल पार्क्स की बात की, वहाँ पे दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन कंटेनमेंट ऑफ अ हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, जो कि ये केमिकल्स हैं। साथ में आपने नोटिस किया होगा कि जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल का जो स्कीम है, उसमें एक पोर्शन है जो उसमें कहा गया है टैक्स इको मिशन। टैक्स इको मिशन क्या है कि रिसाइकलिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। देश में ही, मुझे वो नंबर नहीं याद आ रहा है, बट वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़े जो पुराने कपड़े हैं उनको या तो हम जलाते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं। उसको कैसे यूज़ किया जाए, उसको कैसे
औद्योगिक रूप से लोगों को उससे रोज़गार भी मिले एंड वो पल्यूटिंग इंडस्ट्री से फिर एक सेल्फ जनरेटिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेटिंग इंडस्ट्री में तब्दील हो सके, वो भी इस बजट का एक हिस्सा है। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सर थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं जो एमएसएमई, जो चैंपियन एमएसएमईज़ को क्रिएट करने वाली बात है और ख़ासतौर पर ये जो डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड, क्या वो सिडबी के ज़रिए आप उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे? किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे एमएसएमई सेक्टर? एक है हम लोग वी हैव अबाउट 4.5 करोड़ MSMEs in the country, and MSMEs are engines of both exports as well as employment. And then a large number of MSMEs who may be requiring both the capital, both equity and debt for either technology expansion or productivity gains. Now, if you can able to provide support to them, they will be able to compete on the world stage and become champions and show the way to others. That is the whole idea behind the announcement made by the Honorable Finance Minister. SIDBI already structured the MSME support fund. We would like to have in the SIDBI. SIDBI is a specialized bank to support MSMEs, and we will provide through that. और ये जब हम एमएसएमईज़ की बात करते हैं तो हम इस साथ ही बात करते हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं। तो कहाँ तक ये जो हम एक विजन लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे हम पोल्यूशन की बात करें उसको हैंडल करना है, या कार्बन कैप्चर की बात करते हैं, या फिर हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर सिटीज़ को डेवलप करने की बात करते हैं इत्यादि। कहाँ तक हमारे एमएसएमईज़ जिनको हम ग्रोथ इंजन मानकर चलते हैं, कहाँ तक अब इनके माध्यम से, इन सिटीज़ के विकास के माध्यम से वो जो विकसित भारत का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं? शायद कम बैक टू यू। कोई भी किसी भी अर्थव्यवस्था में काम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक बिजनेस एंटिटी चाहिए। टिपिकली बिजनेस एंटिटी कई किस्म के हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। तो जो वो छोटे छोटे जो लोग इकट्ठे आकर के प्रोडक्शन सिस्टम्स में घुसते हैं, उसी का एक व्हेन दे गेट इनटू ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस दे बिकम एमएसएमईज। वो माइक्रो हो सकता है या स्मॉल या मीडियम, और हर दिशा में, चाहे वो शहरी विकास हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो एफपीओज के रूप में, या मछली पालन हो, ऑल सेक्टर्स, या फिर जैसे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, वो इंडिविजुअल फार्मर भी कर सकता है, एफपीओ बना के भी कर सकता है, कंपनी रजिस्टर करके भी कर सकता है, प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकता है। पर एमएसएमई इज़ अ कैटेगराइजेशन मेड अंडर द एक्ट कि इतनी टर्नओवर आपकी होगी, इतने लोग आप एम्प्लॉय कर पाएंगे, तो आप माइक्रो होंगे या फिर आप स्मॉल होंगे या मीडियम होंगे। हर क्षेत्र में हम ये अभी भी पाते हैं कि एमएसएमईज ही हमारे देश को धीरे धीरे करके पुश कर रहे हैं, और खुद भी उनका ग्रोथ हो रहा है। एंड गवर्नमेंट हैज़ बीन सपोर्टिंग देम। In every budget you will find one big section is devoted to MSMEs. No doubt. No, and taking the same thing forward, we have just divided it into one focus group, 2 focus groups, so that we can support them in a dedicated way and make them scale up. Right. Like Nagaraju has said, scale up to meet the challenges of the world. राइट नागेश्वर जी, लेकिन हम जैसे ब्लू इकोनॉमी को लेकर कई बार बातें सुन चुके हैं, इस बार तो फिशरीज पर खास एम्फेसिस भी दिया गया है, कई घोषणाएं की गई हैं, साथ ही हम ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। किस तरह भारत अपने आप को डाइवर्सिफाई करता नजर आ रहा है इन सेक्टर्स में? You can look at this in multiple ways. I think one is, of course, is diversification. But I would look at it from the point of view of encouraging both labor-intensive manufacturing and labor-intensive services, and agriculture by definition is labor-intensive. Right. And fisheries, horticulture, poultry and dairy, all of them are, we call them allied agriculture sector, because they are kind of part of the same family, and they have been growing at a rate which is double the rate of the traditional agriculture crops we covered in the economic survey. So encouraging fisheries and giving them some customs relief also, and treating their catchment outside the Indian waters as export, etc., all those things are meant to continue to consolidate their rapid growth. And more importantly, we should remember one thing: agricultural or allied products exports of India
reached $50 billion very quickly in the last 5-6 years. But then between 2023 and 25, last 2-3 years, they have stagnated at $50 billion, $42 billion. These kinds of measures will increase agriculture value added exports. And I think in today's world, to be able to export agriculture, food or food related products is also a matter of strategic leverage in the world. And that is how we should look at the various announcements related to fisheries in the budget. And your comment on orange economy as well. No, I think I mentioned orange economy in the context of the fact that various skill sets which will be AI immune or AI resistant, and orange economy or creative arts or creative economy is one such one, along with allied health professionals or care ecosystem or tourist guides. So I see them as an important component of India's services exports, and also as an alternative to skill sets which will be dependent on AI. These will be independent of AI. So we need to create 8 million jobs a year in the country as per our economic survey 2 years ago, and these are important mechanisms through which we get to those goals. Yeah. Right. अरुणी सर, इस बार का जो डाइवर्समेंट टारगेट है 80,000 करोड़ का, ये आपको क्या बहुत महत्वाकांक्षी नहीं लगता है? और इस साल का जो अभी हम लोगों ने टारगेट देखा, वो उसकी रफ्तार कहाँ पर, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं अगर हम इस साल की बात करें? टारगेट महत्वाकांक्षी है लेकिन एक्साइटिंग भी है, और हमने यह टारगेट इसलिए फिक्स किया है क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसे हासिल कर सकते हैं, और इसे हासिल करने के लिए हम कुछ ट्रेडिशनल डिसइन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल लैंड मोनेटाइजेशन को भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो नए इनोवेटिव तरीके हमने निकाले हैं एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, इसका एक उदाहरण है पब्लिक इन्विट। आपको जानकर खुशी होगी कि दिसंबर में सेबी ने हमें स्वीकृति प्रदान की पहला पब्लिक इन्विट लाने के लिए। इन्विट एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसका पर्पस है, जिसका उद्देश्य है कि जो यूज़र फ़ी की प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम मोनेटाइज करके रीडिप्लॉय करें फ्रेश कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए। और उसके साथ साथ हम जैसे बॉन्ड्स में हम रिटर्न देते हैं, इक्विटी में रिटर्न देते हैं, वैसे ही निवेशकों को उसकी रिटर्न दें। अभी तक यह काम प्राइवेट इन्वेट के माध्यम से हमने सफलतापूर्वक किया, अब इसे हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा रहे हैं। तो पब्लिक इन्वेट्स भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने आज एक नया और इंस्ट्रूमेंट अनाउंस किया, वो है रीट्स पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए। तो जिस प्रकार पब्लिक इन्वेट्स को हम यूज़ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, हम रीट्स को यूज़ करेंगे जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के स्पेयर एसेट्स हैं। और इसके लिए हमें ना बजट से पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना सीपीएससीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम अपने ही रेंटल रेवेन्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू को मोनेटाइज करके इन एसेट्स को रीडेवलप कर सकते हैं, और इससे जो है मोनेटाइजेशन भी होगा, सरकार को रिसोर्सेज संसाधन भी प्राप्त होंगे, और प्राइवेट सेक्टर को और हमारी अर्थव्यवस्था को उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा, और हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इन इन्विट्स और रीट्स में क्या कॉमन मैन भी पार्टिसिपेट कर पाएगा किसी तरीके से? बिल्कुल, यही उद्देश्य है। और हमने इन्विट्स को ये दोनों कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और दोनों को हमने इस मंजिल तक, इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि पब्लिक इन्विट्स हम इस साल लॉन्च कर रहे हैं, और इसी की सफलता पर चलते हुए हम अगले साल रीट्स को भी शुरुआत करेंगे, और उसको भी हम इसी हद तक ले जाएंगे ताकि आम नागरिक भी अपना निवेश जैसे बॉन्ड्स में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, इसमें कर पाएं, और इनके माध्यम से बिना बजट के रिसोर्सेज को यूज़ किए और उनको हम बचाते हुए हम कैसे जो है इसको रीडिप्लॉय करके इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकें। राइट। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय के विभिन्न सचिवों के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बने रहें हमारे साथ। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ
सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके मिर्च चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2026 और अब इस कार्यक्रम में फाइनल कमेंट्स का वक्त हो चला है। अनुराधा मैम, सबसे पहले आप से शुरुआत करते हैं। किस तरह से ये बजट एक तरह से संतुलन बनाता है वित्तीय अनुशासन में और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए? आप फाइनल कमेंट्स किस तरह से बजट के सेंट्रल थीम को आप इस बार डिफाइन करना चाहेंगे? जैसे आपने कहा और हम लोग सभी ने चर्चा कई मुद्दों पे की है, बजट का सेंट्रल थीम मैडम के 3 कर्तव्यों पे निर्धारित है, उसी पे पिलर्ड है। we are committed to taking forward resilient, strong growth. We are committed to fulfilling the aspirations of our young and aspirational youth, and we are committed to taking everyone along, every sector along, every part of the country. I think that is the theme of the budget, and we are all committed to doing all of this in a holistic way. जी अरविंद जी, आप कैसे कहना चाहेंगे, खासकर टैक्स को जैसे कि सरलीकरण की बात लगातार सरकार कर रही है, कैसे आप देशवासियों को इस बजट के लिए को लेकर भी आश्वस्त करेंगे? तो टैक्स का सरलीकरण तो गवर्नमेंट का उद्देश्य रहा ही है और उसमें काफ़ी काम अभी तक हुआ है। तो इस बजट में भी उसी वर्क को और आगे और डीपन करते हुए उस सरलीकरण की व्यवस्था में टैक्स पेयर की जो पूरी की पूरी टैक्स पेमेंट साइकिल है, असेसमेंट से लेकर पेनल्टी, सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। दूसरा, कस्टम्स के साइड पे बहुत सारे प्रोसेस के जो रिफॉर्म्स हैं, उसका भी उद्देश्य यही है कि टैक्स पेयर प्रोसीजरल जंजालों में ना फंसे और उसका फोकस अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा रहे, एंड द टैक्स प्रोसेसेस एंड टैक्स डिपार्टमेंट्स कंप्लायंस वो उसके लिए इतनी स्मूथ रहे कि वो इन द नेचुरल कोर्स उससे हो सके। तो वो जिस भी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ऑफ रूल्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी, उन सारी चीज़ों का इसमें हमने प्रयोग करने की कोशिश की। ओलम सर, अगर आपसे समझना चाहें कि फाइनल कमेंट्स एक्सपेंडिचर को लेकर के, और व्हाट इज़ योर मैसेज टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स जिनको आप पैसे दे रहे हैं इस बजट के माध्यम से? See, this budget has announced various path-breaking and visionary initiatives
From Department of Expenditure, it is our role and also responsibility to see that those are translated into actual implementation on the ground at the earliest, and that is also then linked to the actual output, the actual outcome, benefit to the intended beneficiary. In fact, we have also published the output outcome monitoring framework, so keeping a track of that, ensuring timely implementation will be our objective. जी नागराज जी, कहाँ तक आपको लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज में ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है ये और रफ्तार पकड़ेगी इस बजट के माध्यम से? The one reform, major reform done was last parliament session, insurance sector में. That was a major reform which was pending for many years that the government has completed. Now the second thing now in the financial sector, the banking high level committee for the banking sector for 2047, that is also very important, which will show us the path for reaching the goals of Viksit Bharat and how the banks can actually play the role. Right. अनिल सर, देश के विकास में तो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक जो कैपेक्स है वो तो भूमिका निभा ही रहा है. स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी आज हलचल दिखी, थैंक्स टू एसटीटी थोड़ा सा, लेकिन आगे जाते हुए किस तरह से स्टेबिलिटी या फिर एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बने, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट सर. अगर आप मुझे एक लाइन में इसको समावेश करने के लिए कहें तो ये बजट विकसित भारत की ओर एक सुदृढ़ कदम है. और जो 3 कर्तव्यों की बात ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट स्पीच में की, उससे अगर हम ध्यान से देखें तो इसे इट इज़ एसेंशियली इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर एन एस्पिरेशनल इंडिया. हम अपनी आने वाली पीढ़ी की जो यंग जनरेशन है उसकी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए एक इंक्लूसिव ग्रोथ और विकसित भारत को कैसे हासिल कर सकते हैं, और इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करेंगे. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं. हमें अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन्स, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज और उसकी सप्लाई के लिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करने के लिए पब्लिक गुड्स और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी उतनी ही आवश्यकता है. और उसके साथ साथ जिन कार्यों में जो कार्य प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी से और कर सकता है और बेहतर तरीके से कर सकता है और हमें ग्लोबली कंपेटिटिव बना सकता है, हमें उन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर के लिए पर्याप्त सफिशिएंट स्पेस क्रिएट करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हम विकसित भारत बन सकें जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है. जी, और नागेश्वरन जी, अंत में बड़ी घोषणाएं हुई हैं, बहुत महत्वाकांक्षी रोड मैप हमारे सामने है, लक्ष्यों को हम हासिल भी कर सकेंगे, इसको लेकर किस तरह के आशान्वित सोच के साथ आप चर्चा समाप्त करेंगे? So I think as Secretary Anuradha pointed out, what this budget has done is to sustain economic growth in a challenging global environment. It has strengthened the foundations of growth. It has woven in people-centric development, and on the tax system side, it's about trust-based governance, ease of doing business and ease of living for citizens, and doing all of this while maintaining fiscal prudence and fiscal conservatism. This is the pillars of this budget. Right. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, बहुत शुक्रिया. सीए साहब बहुत धन्यवाद. नागराजन साहब आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया. अरविंद सर बहुत शुक्रिया. मैम धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आगे बढ़ते हैं और आप ले जाते हैं कि जो आम लोगों की भी प्रतिक्रिया है, उद्योग जगत की भी प्रतिक्रिया है, किस तरह से इस वर्ग में बजट 2026 को लेकर के क्या कुछ है, रिएक्शंस की बात करते हैं. यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तब तक और हाजिर होंगे इन रिएक्शंस के साथ. जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान. पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार. पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है. इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है. साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं. आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं. आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं.
निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारे ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बजट के विभिन्न पहलुओं से आपको करवा रहे हैं रूबरू। और अब बात कर लेते हैं टैक्स की, क्योंकि जब भी बजट अनाउंस होता है सबसे पहले सबकी नजर होती है कि टैक्स के मोर्चे पर क्या कुछ दिया गया है आम व्यक्ति को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसी नए इनकम टैक्स का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो या विदेश में शिक्षा हो या फिर चिकित्सा का खर्च, इस पर लगने वाले टैक्स ढांचे में बड़े बदलावों की घोषणा की है। सरकार ने विदेशी टूर पैकेज और विदेश पैसा भेजने पर लगने वाले TCS की दरों को भी घटाकर यात्रियों और छात्रों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। टैक्स के लिहाज से क्या कुछ खास रहा इस बजट में, देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 9वां बजट पेश कर दिया है। देश की आर्थिक नीतियों का लेखा जोखा बजट के रूप में लोगों के समक्ष रखा गया। बजट में टैक्स नियमों के सरलीकरण पर रहा जोर। करदाता अब अपना रिटर्न अपडेट कर पाएंगे। बजट 2026-27 में किसी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले साल बजट में घोषित किए गए नए इनकम टैक्स स्लैब अब 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। इनकम टैक्स फॉर्म भरना अब और आसान होगा। छोटे करदाता अपना सेल्फ असेसमेंट खुद कर पाएंगे टैक्स को लेकर। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में TCS और TDS नियमों को सरल बनाया है। विदेश यात्रा करना अब और सस्ता होगा, क्योंकि इस बार के बजट में विदेश यात्रा पर TDS को घटाया गया। आम आदमी को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। वहीं IT सेक्टर को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सेफ हार्बर रूल की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी गई। वहीं देश में डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ाने के लिए 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इंफ्रा को मजबूती प्रदान करने के लिए टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयकर में 5 साल की छूट दी गई। वित्त मंत्री ने वायदा कारोबार में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि का ऐलान किया। वहीं समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात संवर्धन पर सरकार का फोकस इस बार के बजट में दिखाई दिया। निवेश को बूस्टर डोज देने के लिए पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया गया। वहीं शुल्क मुक्त आयात की सीमा को 1% से बढ़ाकर 3% किया गया। साथ ही सोलर ग्लास, लिथियम आयन सेल विनिर्माण पर अब कोई टैक्स नहीं है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों की ओवरहॉलिंग के लिए सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के विनिर्माण में सहायक वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव इस बार के बजट में प्रस्तावित है। बजट 2026 विकसित भारत की परिकल्पना को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में बजट 2026-27 पेश किया तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ बायो फार्मा शक्ति एक नई योजना की घोषणा की। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का भी ऐलान किया गया। क्या कुछ खास है इन योजनाओं में, आइए जानते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में बड़ा कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार का संकल्प गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी के अंतर्गत बजट को 3 कर्तव्यों से प्रेरित बताया गया। आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के जो तमाम कर्तव्य हैं, उनके अंतर्गत रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना शामिल है। साथ ही विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, चैंपियंस एमएसएमई का निर्माण करना, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करने को शामिल किया गया। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके, इसके लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव किया गया है, जो देश में व्याप्त गैर संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए किफायती लागत पर गुणवत्ता वाली जैविक दवाइयों का प्रबंध सुनिश्चित करेगी। To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। इसके उत्पादन, स्वदेशी आईपी डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्भरता कम करने के लिए राज्यों की मदद से एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 की घोषणा की। सरकार ने खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने की भी घोषणा की है। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. केंद्रीय बजट में अंतर्देशीय जलमार्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करने का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की एक योजना का प्रस्ताव रखा। इससे चिकित्सा पर्यटन सेवा केंद्र को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है। सरकार ने गरीब और कमजोर लोगों के चिकित्सा खर्च को कम करने के लिए 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना कर इन क्षमताओं को सुदृढ़ करने और इन्हें आगे बढ़ाने की घोषणा की। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक और ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बजट पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप। कुछ नई जगहें,
और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है पापा, फीस ज्यादा है। बेटा याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बजट के बाद आइए बात कर लेते हैं प्रतिक्रियाओं की, क्योंकि जब बजट पेश किया गया है तो उसके बाद से आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक हर वर्ग में बजट 2026 का खुलकर स्वागत किया जा रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आम लोगों से, उद्योग जगत से, दिखाते हैं आपको। बजट 2026 में सभी सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। इस मौके पर व्यापार जगत से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने इस बजट का स्वागत किया है। बजट जो हम लोग की जो इंडस्ट्री की मांग थी वो काफ़ी हद तक पूरी करता है, और जो खासकर रिफॉर्म्स में कई सेक्टर्स को फोकस करना, MSMEs को फोकस करना, सर्विसेज में भी नया फोकस उन्होंने दिया है। इस बार यह देखना बहुत ही सुखद है कि देश में दोबारा FDI पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि डेटा सेंटर्स और MNCs के लिए टैक्स छुट्टियां देने की बात, और साथ ही NRIs के लिए भी जीवन को आसान बनाना, ताकि प्रतिभा फिर से देश में लौट सके। बैलेंस्ड विद दैट, बजट में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना का ऐलान किया गया है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम की जमकर सराहना की है। These are all very strong steps in the right direction. There is establishment of mental health institutes is also a very positive move forward. So that will also help to promote health. Overall, if you look at it, it is a very forward-looking budget. Opening remarks and policies that came from the finance minister has been directly at the pharmaceutical industry, which is a very robust position that we have in the world. We are very commonly called as the pharmacy of the world. बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। Finance Minister herself pressed a lot of buttons on infrastructure. The two dominant themes in the budget speech, one was to do with intense focus on urban infrastructure, and one was to do with the focus on a transformational agenda for Indian Railways, which is 7 high-speed rail corridors. So these were the two major themes. उत्तर प्रदेश के किसानों ने बजट 2026 का स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। बजट में जो भी घोषणा की गई है माननीय वित्त मंत्री द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी उद्योग के लिए तो बहुत फायदा, सीधे मार्केट से जोड़ा गया है इसको, और बहुत ही रोजगार बढ़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। अब के ये अपने आप ही बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है
जो कि अब हम कोई भी फसल करें मौसम के हिसाब से, एआई के हिसाब से कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। कीटनाशक की जानकारी है, मौसम की भी जानकारी है, कैसी भी जानकारी ले सकते हैं। टेक्सटाइल जगत ने भी आम बजट 2026 पर खुशी जाहिर की है। आज का बजट बहुत अच्छा बजट है हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हमारे तिरुपुर, ईरोड, करूर, सोमनूर, कोयम्बतूर जैसे क्लस्टर्स को एक्सपेंशन और जॉब क्रिएशन के बारे में बताया है और सिल्क, हैंडलूम, स्वदेश और खादी इसके ग्रोथ के बारे में कहा है। तो देश के सभी वर्ग ने इस बजट का जोरदार स्वागत किया है। उम्मीद है कि इस बजट से विकसित भारत के विजन को और मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री पंजाब के जालंधर, डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाओं ने भारत में चेतना जागृत करने का काम किया। आज केंद्र की सरकार भी विकसित भारत बनाने की ओर काम कर रही है, एक ऐसा भारत जहां बराबरी हो, सबका सम्मान हो। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट के इस विशेष अंक में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी ममता जी को दीजिए इजाजत और आपको छोड़े जाते हैं इस विशेष रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। मैं पंजाब दी इस धरती नू नमन करता हाँ। मैं संत रविदास जी की प्रेरणा भूमि पंजाब की वीर भूमि में आया हूं। मैं मानता हूं ये सिर्फ गुरु रविदास जी की ही इच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला, जो संत रविदास की प्रेरणा भूमि मानी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंच आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सेवा मार्ग पर चलते हुए गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। विकसित भारत यानी ऐसा भारत जहां कोई गरीबी में रहने को मजबूर ना हो, एक ऐसा भारत जहां सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए संभावनाएं हो। और मुझे विश्वास है संत रविदास के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को जरूर पाकर रहेंगे। आज सुबह ही संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। माघी पूर्णिमा और संत रविदास जी की 649वीं जयंती, इस अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास महाराज किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हलवारा एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक इंफ्रा भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश संत रविदास द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। श्री गुरु रविदास जी ने हमें उपदेश किया है, श्रम कऊ ईसर जानी कई, जऊ पूजही दिन रैन। रविदास तिही ही संसार मह, सदा मिलही सुख चैन। अर्थात जो श्रम को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आज देश श्रम की पूजा कर रहा है। आज खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है। यहां पंजाब के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं।
संत रविदास से जुड़े स्थलों का कायाकल्प और राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्मदिन के आयोजनों को लेकर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे समाज की नींव मजबूत हो रही है। जालंधर से दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।